सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम टेड्रूस के कोट के साथ। टेड्रूस कहते हैं नो कंट्री कैन बी रियली वेल प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर इफ इट डज नॉट ट्रेन एंड डेवलप इट्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो टेड्रूस है WHO के डायरेक्टर है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं कि हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है किसी भी कंट्री को फ्यूचर रेडी करने के लिए, किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो हेल्थ केयर है वो मस्ट है। इसी चीज़ को हमारी टेड्रूस कहते हैं और इसी चीज़ को हमारी NCERT भी बोलती है। NCERT भी बोलती है। आपने अगर इकोनॉमिक्स की NCERT पढ़ी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे लिखा हुआ था तीन सेक्टर्स बता रखे हैं या तीन की चीज़ बता रखी है। अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को या किसी भी कंट्री को अगर डेवलप्ड बनाना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो हमें सिर्फ 3 सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। वो क्या है? पहला है हमारा एजुकेशन। पहला क्या है? हमारा एजुकेशन। दूसरा है हमारा ट्रेनिंग। दूसरा है हमारा क्या? इन जॉब जो ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर। तो ये जो हेल्थ केयर है, जिसे टेड्रूस भी बोलते हैं, कि मस्ट है किसी भी कंट्री के लिए अगर उसे फ्यूचर रेडी होना है, उसे डेवलप्ड बनना है तो। और यही जो कोट है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आज के हमारे डेली डिस्कशन से रिलेटेड। जो हमारा एडिटोरियल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए भी थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है ये यूपीएससी CAPF का भी कहीं ना कहीं फेवरेट है। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हेल्थ केयर से भी रिलेटेड, ऑल्थो वो जो था इंटरलिंकिंग कर रखा था टॉपिक, लेकिन वहाँ पे हेल्थ केयर के भी हमें पॉइंट पता होने चाहिए। ऑल्थो ये जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, इसको आयुष्मान भारत स्पेशली जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन वहाँ पे हमने कुछ पॉजिटिव्स डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे कुछ नेगेटिव्स बताए गए हैं। तो दोनों ही क्लब करके हमारा एक अच्छा सा ऐसे फॉर्म कर देंगे। अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एम के साथ। हमारा एम क्या है बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? सिर्फ एक चीज़, हमारा नॉलेज पूल। जैसे जैसे हमारा नॉलेज पूल बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजी होती जाएंगी, नए नए डायमेंशन पता चलेंगे, नई नई जो है हमारे जो एसए के अंदर जो हमारी नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और अच्छा सा हम डाइवर्सिफाई एक एसए लिख पाएंगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करता। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता क्या है। देखो, जब हमारे भारत में या फिर किसी भी कंट्री के अंदर हर एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्थ केयर को फ्रीली एक्सेस कर पाए, बिना सोचे कि क्या उस पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा या क्या उसके पॉकेट से पैसे निकलेंगे, उसके बिना वो जो है हेल्थ केयर सिस्टम को या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उसको एक्सेस कर पाए हर एक इंडिविजुअल, तब हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। यही एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे इस एडिटोरियल के अंदर दे रखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, बहुत बार सुनते हैं हम न्यूज़पेपर के अंदर, है क्या चीज़। जब हर एक इंडिविजुअल को हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल हो उसे ही कहते हैं हम क्या? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब इंडिया कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है? हमने जब लास्ट टाइम अपना एडिटोरियल डिस्कशन करा था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर, हमने देखा था वहाँ पे भी हमारा जो इंडिया है वो आयुष्मान भारत जो स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके तहत जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराता है 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर। तो इसके थ्रू जो है हमारी इंडिया के अंदर जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है अप्लाई किया जाता है कि अगर किसी को जो है एडमिट करना हो तो यहाँ पे इसके थ्रू उसको 5 लाख पर फैमिली का कवरेज इंश्योरेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक जो इसका नेगेटिव है, जो हमने शायद लास्ट टाइम में डिस्कस करा था, वो नेगेटिव क्या है कि ये जो है सिर्फ IPD को कवर करता है, OPD को कवर नहीं करता। IPD मतलब कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है कि आप जब एडमिट होंगे हॉस्पिटल में तब आपका ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये इम्प्लीमेंट होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा किया गया है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में, और वो वैलिड भी है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। देखो यहाँ पे इशू क्या जनरेट होता है इस आयुष्मान भारत स्कीम के साथ। इशू होता है कि जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको ये कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है। आयुष्मान भारत किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में, जैसे सर्जरी वगैरह हो जाती है इन पेशेंट वाला, उसको ट्रीट करता है। लेकिन जो प्रिवेंटिव केयर्स है, लेट्स से कि आपको थोड़ी सी कुछ सर्दी जुकाम हो रखा है, आपको दवाई लेनी है, वो कवर नहीं करता। या फिर मान लीजिए कि आप एडमिट होने से पहले, क्योंकि एकदम तो ऐसे होता नहीं एडमिट होता है, पहले छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, उसको उसी को कहते हैं प्रिवेंटिव केयर। उसको अगर ट्रीट कर दे प्राइमरी लेवल पे ही तो हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं ले आएगी। लेकिन ये जो हमारा आयुष्मान भारत है ये उस प्रिवेंटिव केयर को, जैसे वैक्सीन हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, उन चीज़ों को कवर ही नहीं करता। ये यहाँ पे मेन इशू है और ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी करा था लास्ट टाइम भी।
लेकिन यहाँ पे जो नया एंगल है वो एकदम ही अलग दे रखा है। अब यहाँ पे बता रखा है कि हो क्या रहा है इसकी वजह से, ये चीज़ एकदम नई है, ये आपने शायद पहले भी डिस्कस नहीं करी हमने कभी भी। हो क्या रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है इस आयुष्मान भारत स्कीम की वजह से? इफेक्ट ये पड़ रहा है कि जो फंडिंग है, इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो कौन प्रोवाइड करा रहे हैं? प्राइवेट प्लेयर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो क्या रहा है कि जो पैसे हैं गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही है, जो गवर्नमेंट पैसे हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे रही है, और जबकि उन पैसों से जो गवर्नमेंट है अपने हॉस्पिटल्स को, सरकारी हॉस्पिटल को या लोकल जो हेल्थ सेंटर्स है उसको स्ट्रेंथन कर सकती है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। क्योंकि क्या कर रही है गवर्नमेंट? आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है वो कौन है? मैक्सिमम प्राइवेट प्लेयर्स हैं, या फिर जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो कहीं ना कहीं पैसा जो है डायरेक्टली घूम के प्राइवेट प्लेयर्स के पास जा रहा है, ये यहाँ पे एडिटोरियल बोल रहा है। तो देखो, अगर यही जो पैसा है अगर प्रिवेंटिव में लगा दे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, क्योर इज़ बेटर देन द प्रिवेंशन, ऐसे करके कुछ था, यही था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम पहले से ही जो डिजीज़ होने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ सेक्टर पे अगर इसी पैसे को लगा दें, मेन थीम इसकी यही है कि अगर हम जो पैसा है वो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर पे लगा दें तो क्या होगा कि ये जो बाद में हॉस्पिटलाइजेशन की जो ज़रूरत होती है वो ही ज़रूरत नहीं होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे मेन इशू बता रखा है कि सारे पैसे तो प्राइवेट प्लेयर्स को दे जा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे खर्च करने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हालात कैसे हैं हमने अपने उसके अंदर भी देख लिया था, हमने जब लेक्चर लिया था, और एडिटोरियल्स के अंदर भी मोर और लेस हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि ये हेल्थ केयर सेक्टर के हालात कैसे हैं, कि प्रॉपर फंडिंग नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ये सारे इश्यूज फेस करते रहते हैं। होंगी कैसे? पैसे तो कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट प्लेयर्स के पास। ये कौन बोलता है? एडिटोरियल बोलता है। आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखो बजट की अगर बात देखें, बजट भी यहाँ पे दिखा रखा है एडिटोरियल के अंदर। 2025 का जो बजट था, स्पेशली हेल्थ बजट की बात करें तो यहाँ पे आयुष्मान भारत जो स्कीम थी उसको 9,406 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ था, और लास्ट टाइम से देखा जाए तो ये 2,000 करोड़ ज़्यादा था। तो देखो आप कि कितना ज़्यादा जो पैसा है इनको एलोकेट हो रहा है। यहाँ पे आप में से बहुत बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि यार इशू क्या आता है। देखो इशू अभी चलो डिस्कस करेंगे, इस इशू को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, डेली डिस्पैच के आगे क्या लगता है, डिस्कशन। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड चीज़ों को वो नहीं कर रहे। तो हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि क्या इशू है, लास्ट टाइम वाला भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो एक चीज़ हमें पता चल गई क्या, कि जो आयुष्मान भारत स्कीम में जो फंडिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है। लास्ट टाइम से 2,000 करोड़ रुपए ज़्यादा इस बार एलोकेट किए गए हैं। तो मतलब कि क्या, ये डायरेक्टली जो है पैसे कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट प्लेयर्स के पास जा रहे हैं। यही यहाँ पे बता रखा है, गोइंग टू दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्योंकि ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से नेक्सस देखने को मिलता है, और जो अपोजिशंस वाले हैं वो इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि ये क्या है, एक तरह का फ्रॉड है, एक तरह की स्कीम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडिंग है, जैसे हमने देखा ना कि अभी 2,000 करोड़ ज़्यादा कर दिया, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडिंग है कहाँ जा रही है? अपने प्राइवेट प्लेयर्स के पास। देखो यहाँ पे है कि अगर इन्हीं पैसे को, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा था उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि गवर्नमेंट जो है अपने हॉस्पिटल्स को, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जो एकदम बेसिक लेवल के सेंटर्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के बजाय क्या कर रही है, प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम लेके आ रही है। तो अल्टीमेटली पैसा कहाँ जा रहा है? प्राइवेट प्लेयर्स के पास जा रहा है। ये मेन इशू यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। इसके अलावा एक चीज़ तो हमने देखी, आयुष्मान भारत की जो स्कीम के जो फंडिंग है वो तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, जो नेशनल हेल्थ मिशन है जो कि फोकस करता है किस पे? प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स पे। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स मतलब कि जो एकदम गांव लेवल पे, एकदम देहात लेवल पे जो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जब आप बीमार हो जाते हैं, तो उसकी जो फंडिंग है वो डिक्लाइन हो रही है। ये कहीं ना कहीं बता रखा है कि जो बैकबोन है पब्लिक हेल्थ सेक्टर का रूरल इंडिया के अंदर, उसको कहीं ना कहीं वीक किया जा रहा है, और वो सारे पैसे कहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं? प्राइवेट प्लेयर्स के पास। तो अभी थोड़ा सा रुको और थोड़ा सा देखते हैं मेन इशू क्या है, जो इस यहाँ पे अभी तक डिस्कस नहीं कर रखा है। देखो मेन इशू क्या है, हमने देखा था, हमने यहाँ तक आते आते हमें 3-3.5 या 4 महीने हो चुके हैं डेली डिस्कशन में। हमें पता है कि 31% नीति आयोग कहता है, ये 31% जो है पॉपुलेशन कहाँ रहती है? अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, और 70% या 69% कह लीजिए कहाँ रहती है? हमारे रूरल एरियाज़ में। ठीक है, अब ये जो रूरल एरियाज़ हैं ये क्या है? ये अर्बन और रूरल डिवाइड है। लेकिन यहाँ पे अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हमारे रूरल एरियाज़ में अराउंड 30% कुछ हेल्थ केयर सेक्टर प्रोफेशनल्स हैं, और 70% कहाँ हैं? हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो देख रहे हो कि यहाँ पे कितना बड़ा मिसमैच है
कि 70 लोगों को सिर्फ 30 लोग ट्रीट कर रहे हैं और 30 लोगों को सिर्फ 70 लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये रीज़न होता है कि जब भी गांव में कुछ हो जाता है तो बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दो, डिस्ट्रिक्ट से फिर शहर वाले हॉस्पिटल में भेज दो। क्यों? क्योंकि सारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है कहाँ पे है? वहीं पे हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। तो हमें यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है? ये जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है, जो रूरल इंडिया के अंदर जो हमारा हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, उनको स्ट्रेंथन करता है, उसको स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर हमें मैक्सिमम लोगों को कैटर करना है, अगर मैक्सिमम लोगों को ट्रीट करना है, तो हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि हमारे आयुष्मान भारत में। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? इसकी फंडिंग डिक्लाइन हो रही है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये कि हमारे यहाँ पे 32% अराउंड जो है BPL वाले लोग हैं। ये तो है हमारा गवर्नमेंट का डेटा, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हमारे पाएंगे जो रेडी वगैरह लगाते हैं। ये मैक्सिमम लोग कौन है? BPL पे कैटेगरी में आते हैं। तो इनके बारे में अगर सोच के देखिए कि अगर ये बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो बीमार हो जाते हैं तो क्या होगा कि लेट्स से अगर छोटी मोटी बीमारी है तो वो चीज़ तो आयुष्मान भारत ट्रीट ही नहीं कर रहा। और मैक्सिमम पैसा कहाँ खर्च होता है? हमारा OPD में खर्च होता है। क्योंकि आप अपनी लाइफ टाइम में कितनी बार ही जो है हॉस्पिटल में जो है एडमिट होते होंगे? बहुत कम बार एडमिट होते हैं और रेयरली कोई पूरी लाइफ टाइम में भी एडमिट नहीं होता। लेकिन OPD में हर कोई जाता है। तो आयुष्मान भारत जिसे OPD कवर करना चाहिए वो तो कवर करता ही नहीं है। दूसरा इशू क्या आता है? तो ये सारा बर्डन कहाँ जा रहा है? ये सारा बर्डन जा रहा है इनके पॉकेट के ऊपर, है ना। क्योंकि हमारे जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसकी हालत वैसे ही खस्ता है, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। जन औषधि वगैरह स्कीम्स लेके आ रखी है गवर्नमेंट, लेकिन मैक्सिमम जो दवाइयाँ आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं। आप खुद का एक्सपीरियंस कर लीजिए, नहीं तो एडिटोरियल भी ये बताते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे BPL वाले हैं ये OPD में जाते हैं, ये ट्रीटमेंट यहाँ पे कवर ही नहीं है। तो सारा ये कहाँ जा रहा है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस में जा रहा है, ठीक है। प्लस अगर ये एडमिट हो जाते हैं, ठीक है, अगर एडमिट हो जाते हैं, IPD में चले जाते हैं, तो ये IPD का जो पैसा है वो तो इनके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को इनकी लाइवलीहुड के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि जब ये IPD में एडमिट होंगे तो इनकी जो इनकम है, जैसे रेगुलर सैलरी इनकम होता है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वाला, तो इनकी इनकम जो होती है वो आती रहती है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसकी जो इनकम है वो बंद नहीं होती, वो आती रहती है। लेकिन ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स मतलब जो छोटे छोटे रेडी रिक्शा वालों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि ये जो लोग हैं, ये जो BPL कैटेगरी वाले लोग हैं, अगर ये एडमिट हो जाते हैं तो इनके पीछे जो कमाने वाला है वो रहता नहीं है, उनकी इनकम बंद हो जाती है। तो गवर्नमेंट को IPD के साथ ये भी जो है हमारे जो द हिंदू के एडिटोरियल है उसके अंदर ही ये जो सजेशन दिया गया था कि हमारे जो गवर्नमेंट है उन्हें आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर एक मंथली कुछ या फिर जितने टाइम वो हॉस्पिटल में रहे ऐसा कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि वो इनकी जो इनकम लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करे, ठीक है। तो ये सारे इशू बता रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे बता रखा है कि मेन फोकस हमारा OPD या फिर कह लीजिए प्राइमरी हेल्थ सेक्टर पे होना चाहिए। आई होप इतना समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये पुराने जो एडिटोरियल्स हमने डिस्कस करे थे उसके अंदर ऐसा कुछ बता रखा था, तो मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया आपको। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि इससे हो क्या रहा है, प्राइवेट इंश्योरेंस हो गया और ये सारी चीज़ एक्सपांड हो रही है और इसके रिस्क भी हैं। जैसे आपको पता है हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 100% FDI प्रोवाइड करा रखी है इंश्योरेंस में, कि जितने भी फॉरेनर्स प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे आके अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोर प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं और सारे कहाँ एंटर हो रहे हैं? हेल्थ केयर सेक्टर्स में। क्यों एंटर हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा आयुष्मान भारत, ठीक है, ये इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराया था। तो अल्टीमेटली वही जो ऊपर बोला गया वही हो रहा है यहाँ पे। चैलेंज किसके लिए? इनफॉर्मल वर्कर और पुअर वर्कर के लिए। कैसे? जो अभी मैंने डिस्कस करा सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ठीक है, कि किसके लिए चैलेंज आता है? हमारे जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो स्टेबल जॉब वाले हैं, उनके लिए चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्यों है? क्योंकि उनको मैक्सिमम जो है अगर IPD में एडमिट हो जाते हैं तो उनकी जो इनकम है वो बंद हो जाती है, ये मेन चैलेंज है यहाँ पे। उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। OPD की बात यहाँ पे कह रखी है, जो मैंने अभी समझाया ना OPD वाला, वही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है। तो आई होप ये वाला जो पैरा है पूरा कंप्लीट हो गया होगा। सारी चीज़ यही है जो मैंने अभी आपको समझाई थी, ठीक है, और प्रीवियस वाला भी यही है। तो करना क्या चाहिए? देखो करना क्या चाहिए, हमें सॉल्यूशन जो है ग्लोबल लेवल पे, इंडिया जो है हमेशा लर्निंग करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? ग्लोबल लेवल पे लर्निंग करनी चाहिए। अगर हम मॉडल देखें, हेल्थ केयर सेक्टर का मॉडल देखें, USA की अगर बात करें तो USA जो है मैक्सिमम रिलाई करता है किसी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे, इसीलिए वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट और इनइक्वालिटी है। तो आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो मेडिकल टूरिज़्म है, इसकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो मेडिकल टूरिज़्म है
ये किस लिए प्रोलिफरेट हो रहा है, किस लिए जो है आगे बढ़ रहा है? क्योंकि यूएस के अंदर क्या होता है कि अगर आपको दांतों का भी ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट भी चलती है कितना, 1.5 महीने लंबी अपॉइंटमेंट चलती है। ये तो मेरा खुद का ही, मेरा कज़न जो रहता है उसके एक्सपीरियंस है, उसे दांतों का इलाज करवाना था तो उसने 2 महीने पहले की अपॉइंटमेंट ली और जब तक इलाज करवाने गया तब तक दूसरे दांत में दर्द हो गया था, तो उससे बोला कि इसकी भी दूसरी अपॉइंटमेंट लो। तो ये क्या चीज़ है, ये कहीं ना कहीं वहाँ की हेल्थ केयर सेक्टर में जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं सामने रख के आ रही है। अब इसीलिए जो है हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिज़्म जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो मेरा भाई था, कज़न था जो मेरा, वो इंडिया में आया और इंडिया के आने के बाद जो है ट्रीटमेंट करवा के गया जब अपने घर आया था। तो ये क्या चीज़ है, यही चीज़ ब्रॉडर आप उसमें डायमेंशन में देखिए तो मेडिकल टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो हमें करने की क्या ज़रूरत है, हमें यूएस से सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंसिव जो है हेल्थ केयर सिस्टम है। हमें थाईलैंड और कोस्टा रिका जैसे जो देश है वहाँ से सीखने की ज़रूरत है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड क्या करता है, अपना जितना भी टैक्स का पैसा होता है जो हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड है वो वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम और मेडिसिन को प्रोवाइड कराने के लिए देता है। मतलब क्या कि मैक्सिमम फंडिंग कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा रही है, गवर्नमेंट के प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स में जा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को थाईलैंड से सीखना चाहिए, ना कि यूएस से। हमने तो यूएस का मॉडल अडॉप्ट कर रखा है। क्या गवर्नमेंट यूएस जैसा महंगा सिस्टम लाना चाहती है? अगर नहीं तो थाईलैंड ज़्यादा वाला या कोस्टा रिका का जो है वो मॉडल हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कोस्टा रिका है वो क्या करता है कि प्राइस कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पे है ना, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर आता रहता है कि डेंगू का इलाज करवाने गए 29 लाख का बिल आ गया। तो ये क्या चीज़ दिखा रहा है, ये हमारे यहाँ पे जो वीकनेस है, हमारे रेगुलेटरी लॉज की जो वीकनेस है उसको सामने लेके आ रहा है कि भाई डेंगू के इलाज के लिए 29 लाख का खर्चा। तो यही चीज़ हमें करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल करना चाहिए, ना कि क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, हमारा जो मैक्स हॉस्पिटल हो गया, जो XYZ जितने भी हॉस्पिटल हो गए, मैं किसी हॉस्पिटल पर्टिकुलर हॉस्पिटल को जो है पॉइंट आउट नहीं करूँगा, अगर आप एक दिन के लिए भी जाते हैं तो आपसे 20 से 25 हज़ार रुपये का वो बिल बना देते हैं। तो ये क्या चीज़ है, हमारे रेगुलेटरी लॉज की वीकनेस को दिखा रहा है कि हम वहाँ पे प्राइस कंट्रोल ही नहीं है। वो अनलिमिटेड जो है प्राइस लेते हैं, जबकि ट्रीटमेंट उतना महंगा होता नहीं है। तो हमें कोस्टा रिका से इस केस में कोस्टा रिका से सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है प्राइस कंट्रोल पे स्ट्रिक्ट कर्व लगा सके, एक रेगुलेटरी जो कर्व होता है वो लगा सके, जितना वैलिड प्राइस होना चाहिए। जैसे CGHS रेट हो गया, वो CGHS रेट से भी तो लेते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, तो बाकी लोगों से क्यों नहीं? तो ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। यही सारी चीज़ बता रखी है और फाइनली यही बता रखा है कि हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। करना क्या चाहिए, सिंपली सबसे पहले तो जहाँ पे मैक्सिमम लोग रहते हैं हमारे गांव एरिया में, या फिर हमारे जो पुअर लोग हैं, उनके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, जो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड कराता है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसमें फंडिंग बढ़ानी चाहिए, ना कि आयुष्मान भारत में। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में जो फंडिंग है वो रिड्यूस होती जा रही है, आयुष्मान भारत की जो फंडिंग है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। प्लस जो अभी मैंने डिस्कस करा, थाईलैंड हो गया, कोस्टा रिका हो गया, उसको देख के स्ट्रिक्ट जो प्राइस रेगुलेशन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर, उसको लगाने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, रूरल हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये करेगा हमारा इंडिया, तो हमारा इंडिया जो है, जो हमारा की पॉइंट है, जैसे हमारे जो है WHO के डायरेक्टर ने बोला कि अगर किसी कंट्री को भी आगे बढ़ाना है तो हेल्थ केयर सिस्टम मस्ट है, तो वही इंडिया करेगा। क्योंकि इंडिया का टारगेट भी है 2047 तक इंडिया को जो है डेवलप्ड कंट्री बनाना। और डेवलप्ड बनाना है तो 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। किस किस चीज़ पे? एजुकेशन, हेल्थ और स्किल पे। तो यही चीज़ हमारी गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए। हेल्थ केयर सेक्टर में हमें ध्यान देना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी अच्छा डिस्कशन था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या एक्चुअल में वीकनेस है हमारी। ठीक है, तो अगर आ गया है समझ, तो पेपर 2 के लिए हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लिखो। लिखने के बाद हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है द लर्नर्स का, द लर्नर्स तो अब हेमंत्रा में कन्वर्ट हो चुका है, हेमंत्रा एजुटेक, उसमें जो है आप अपना जो है डिस्कशन भेज सकते हैं। कैसे पहुंचना है वहाँ तक? आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दे रखा है वो टेलीग्राम चैनल का है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल पे इसकी जो PDF है वो भी ले सकते हैं, प्लस वहाँ से डिस्कशन ग्रुप में भी एंटर कर सकते हैं। तो यही मैं प्यारे बच्चों को बोलूँगा कि लिखो और थोड़ा सा लर्निंग करो और थोड़ा सा अपनी लर्निंग को शेयर भी करो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बोडो पीसक कोड। देखो अभी न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज पे आया था बेसिकली कि हमारे ये जो अमित शाह जी हैं ये ढोल पीट रहे हैं। ढोल पीट रहे हैं मतलब कि वहाँ का जो कल्चरल कुछ इवेंट होगा वहाँ पे
थोड़ा वो कर रहे थे, तो पीस अकॉर्ड की थोड़ी सी बढ़ाई कर रहे थे, बस यही था, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म कर रहे थे कांग्रेस वगैरह का, तो वो हमारे ना तो कोर्ट से रिलेटेड है ना ही यूपीएससी से रिलेटेड है, इररिलेवेंट चीज़ें हैं। लेकिन जो रिलेवेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे जो अमित शाह जी थे उन्होंने बोला कि जो बोडो पीस अकॉर्ड है जो 2020 में साइन हुआ था, जिसे बोडो टेरिटोरियल रीजन डेवलप हुआ था, उसको मतलब वो बहुत सही चल रहा है, उसकी थोड़ी सी बढ़ाई वगैरह करिए, बस इतना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो हमारा न्यूज़ में था ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम समझेंगे इस बोडो वाले इशू को पूरा, जो है बोडो अकॉर्ड कहाँ से चालू हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या इश्यूज़ थे इसके पीछे, और कितने अकॉर्ड साइन हो सकते हैं, हो रखे हैं, और कौन से अकॉर्ड में कौन सी चीज़ आई है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ये न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई है वो, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बोडो कम्युनिटी और बोडो अकॉर्ड के बारे में देखते हैं। एक मिनट, ये रहा, ठीक है। तो जो हमारा लार्जेस्ट जो शेड्यूल ट्राइब है हमारी असम के अंदर, वो कौन सी है, हमारी बोडो कम्युनिटी है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, एमसीक्यूज़ में ये एक स्टेटमेंट दे सकता है। तो हमारी बोडो कम्युनिटी जो है कहाँ रहती है, बोडो कछार एथनिक ग्रुप की ये पार्ट है, और उसी रीजन में रहती है, असम में रहती है बेसिकली, बोडोलैंड के लिए। अब हुआ क्या, अब ये क्या कर रही है कि अपना अलग स्टेट की डिमांड कर रही है कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, बोडोलैंड होना चाहिए। तो ये जो डिमांड थी पहले 1967-68 के टाइम में कुछ उठी थी कि बॉर्डरलैंड होना चाहिए हमारा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ से बांग्लादेशी एंटर हो रहे हैं, टोपोग्राफी चेंज हो रही है, वहाँ की सोशल और इकोनॉमिक टोपोग्राफी और ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये चेंज होने की वजह से इनकी डिमांड भी उठ रही है। लार्जेस्ट जो है ट्राइबल ग्रुप है, अब ये मार्जिनलाइज होता जा रहा है वहाँ पे, तो इनकी डिमांड है कि भाई हमारे लिए भी जो है बोडोलैंड बनाया जाए। ये जो डिमांड थी और ज़्यादा एग्रीवेट हो गई जब असम अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 के अंदर। इसके बाद जो है बोडोलैंड वालों ने, जो बोडो ट्राइब है, उसने अपनी फोर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो काउंटर इंसर्जेंसी होती है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। बोडो सिक्योरिटी फोर्स, जो कि बोडोलैंड के, इंडिया की नहीं है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट की नहीं है ये बोडो सिक्योरिटी फोर्स, ये है बोडो पीपल की। जो बोडो लोग हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्स जो है, अपना जो आर्म ग्रुप है वो इस्टेब्लिश कर लिया था 1986 के अंदर। तो इसकी वजह से जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंस्टेबिलिटी आने लग गई, है ना, क्योंकि अब उन्होंने तो अपना आर्म फोर्स जो है सारी चीज़ डेवलप करने लगे, अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है अब एक बोडो अकॉर्ड साइन हुआ। सबसे पहला जो साइन हुआ था 1993 के अंदर साइन हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल का जो है क्रिएशन हुआ, कि सबसे पहले बोडोलैंड फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, बोडो ऑटोनोमस काउंसिल को बनाया गया, ठीक है, कि उसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेड पॉलिटिकल पावर दे दी कि उनको वो सेटिस्फाई हो जाए कि भाई उनका जो लैंड है उनके ऊपर उन्हीं का जो है हक है, अब अलग स्टेट की डिमांड ना करे। उसके बाद थोड़ा सा वो शांत हो गए, लेकिन फिर दोबारा 2003 के अंदर उसके बाद जो है थोड़ा इंस्टेबिलिटी आई। फिर दोबारा दूसरा जो है बोडो अकॉर्ड साइन हुआ 2003 में। इसके अंदर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का निर्माण हुआ, जो कि 6th शेड्यूल के अंदर आता है। तो 6th शेड्यूल में जो आता है आपको पता ही होगा कि ग्रेटर जो है ऑटोनॉमी मिल जाती है। तो इसके अंदर क्या हुआ, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल सेकंड के अंदर जो है ओरिजिन हुआ। उसके बाद थर्ड जो साइन हुआ वो साइन हुआ 2020 के अंदर, जिसके बारे में हमारे जो ये हैं हमारे होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, वो बात कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर हुआ कि ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट थे, इसको रिकॉग्नाइज करके बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बना दिया गया। तीसरा क्या हुआ, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का निर्माण हुआ तीसरे अकॉर्ड के अंदर, ठीक है। अब इनके पास थोड़ी सी और ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई, इनको ज़्यादा और पॉलिटिकल पावर दे दी गई उनके रीजन्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि बोडोलैंड के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। ये हैं हमारे कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बोडोलैंड के अंदर आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना, और वो उनका जो है थोड़ा ऑटोनॉमस टाइप का रीजन है, बस ये चीज़ याद रखने वाली है। क्या क्या इवेंट्स अभी चल रहे हैं, अभी वहाँ पे शांति है, अभी कोई चौथा वगैरह साइन नहीं हुआ है। इंस्टेबिलिटी वगैरह ये न्यूज़ में आता रहता है। बोडोलैंड की डिमांड, नेशनल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ये पॉइंट भी लिखे जा सकते हैं, और ये MCQs के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों ही हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। देखो आज से मैं जो है हमारा जो लास्ट डेली डिस्पैच था 14 तारीख वाला, क्योंकि 14 के बाद 15 को हमारा होली का नेक्स्ट होली के नेक्स्ट डे तो इदा हिंदू आता नहीं,
16 को हमारा संडे था और 17 आज हो गया, तो 14 वाला जो है हम उसके MCQs आज डिस्कस करेंगे। और डेली ही ऐसे करेंगे कि जो कल वाले MCQs हैं, जैसे कल जो मेरा डेली डिस्पैच डिस्कशन होगा उसमें आज के MCQs हम डिस्कस कर लिया करेंगे। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था, यशवंत ने दिया था शायद। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, देखो तुम्हें आता है या नहीं आता। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर। देखो ये जो वल्चर है इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, हमारा UPSC जो है शायद उसका फेवरेट है, क्योंकि ये जो वल्चर्स है पहले दिल्ली के अंदर भी दिखाई देते थे लेकिन धीरे धीरे गायब होने लग गए, और हमारे एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अभी हुआ क्या, ये जो वल्चर्स हैं ये हमारे रामा देवा बेट्टा वल्चर सेंचुरी के नियर बाय जो बेंगलुरु है वहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, ये जो सेंचुरी है रामा बेटा वाली, एक मिनट देख लेते हैं, देवरा बेटा, राम देवरा बेटा, अजीब सा नाम है, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप का। राम देवरा बेटा जो हमारी वल्चर सेंचुरी है, इंडिया की इकलौती वल्चर सेंचुरी है, इसको थोड़ा सा याद रखना, बड़ी अजीब सा नाम है लेकिन नाम को थोड़ा याद रखना, ठीक है, क्योंकि इकलौती सेंचुरी है। और ये जो है हमारे जो वल्चर है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, एंडेंजर्ड में बहुत सारे आते हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ये सारे एंडेंजर्ड मतलब IUCN की जो लिस्ट है उसके अंदर एंडेंजर्ड में आते हैं, थोड़ा सा इसको देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के बारे में। देखो ये जो वल्चर्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड वर्ल्ड वल्चर भी कहते हैं इसको, ये नेटिव है हमारी एशियन रीजन के। कहाँ कहाँ रहते हैं, सवाना के अंदर फाउंड होते हैं, सवाना टाइप का जो टोपोग्राफी होती है वहाँ पे फाउंड होते हैं, तो सवाना ग्राफ की हमारे यहाँ पे है ही। नेटिव है कहाँ के, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल के। नेटिव मतलब क्या होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव है देखा जाए तो। नेटिव मतलब वहाँ की स्थानीय प्रजाति है। ठीक है, IUCN का स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड CE ये इसका स्टेटस है। थ्रेट किससे है इसे, इनको थ्रेट है डाइक्लोफिनेस से। डाइक्लोफिनेस क्या होता है कि दवाई होती है जिसे पेन रिलीवर के लिए दिया जाता है, ये जानवरों को दे देते हैं डाइक्लोफिनेस। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ये वल्चर जो है वो गिद्ध वगैरह क्या करते हैं, जो कारकेस होता है, जो जैसे कोई जानवर वगैरह मर गया उसके कारकेस को, उसके जो शव जो उसका वो होता है, बॉडी होता है, उसको खाते हैं ये वल्चर्स जो होते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल क्लीनर के नाम से भी जाने जाते हैं हमारे वल्चर्स, वो खाते हैं, उनके अंदर डाइक्लोफिनेस होता है। तो वो डाइक्लोफिनेस जो है जानवरों को तो हार्म नहीं करता, लेकिन वल्चर्स का जो है वो न्यूरॉन सिस्टम उसको फेलियर कर देता है, और इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही थी। तो इससे डाइक्लोफिनेस का थोड़ा नाम याद रखना, इससे उन्हें थ्रेट है। अब रामदेवा बेटा सेंचुरी जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है, हमें पता ही है, इंडिया की फर्स्ट वल्चर सेंचुरी है। यहाँ पे सिर्फ ये लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स ही नहीं है, और भी वल्चर्स है, जैसे इजिप्शियन वल्चर्स एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, वाइल्ड रैम्प्ड वल्चर ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं, लॉन्ग बिल्ड वल्चर ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। तो देखो अगर इनके बारे में देखना हो तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, ये देखो यहाँ क्लिक करा और ये आपका IUCN का वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो वल्चर्स हैं ये कैसे दिखते हैं, ये रहा हमारा इजिप्शियन वल्चर्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप भी देख सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ। देखो अभी जो है ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है रायसीना डायलॉग के बाद हुई है, और इसके अंदर इसको कहाँ पे हुई है, दिल्ली के अंदर ही हुई है बेसिकली रायसीना डायलॉग। ठीक है, ये जो है हमारे अजीत डोभाल जी ने इसको होस्ट करा है, और ये जो थी 4th कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, ये तो है हमारा जो न्यूज़पेपर के अंदर आ रखा था। अब थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं। देखो इसके अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ की जो कॉन्फ्रेंस है, जिसको अजीत डोभाल जी ने होस्ट करा था, इसके अंदर काउंटर टेररिज्म के ऊपर डिस्कस हुआ, इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन के ऊपर, इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म, इमिग्रेशन एक्सट्रेडिशन के ऊपर, और जो ये क्राइम वगैरह नारकोटिक्स टेरर फंडिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। देखा जाए तो अल्टीमेटली यहाँ पे डिस्कस किसके बारे में किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना। अब ये जो रायसीना डायलॉग है ये क्या चीज़ है, देखो रायसीना डायलॉग क्या है, दिल्ली के अंदर होते हैं। इसके अंदर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो जो चीज़ें होती हैं उस पर चर्चा की जाती है, उस पर डिस्कशन किया जाता है। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाता है इसको हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, किसके साथ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर करवाता है। इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट में ऐसे दे देता है। अब इसके अंदर जो है मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे रहते हैं, सारे ही रहते हैं बेसिकली देखा जाए तो। गवर्नमेंट भी रहती है, नॉन गवर्नमेंट भी रहती है, प्रोफेसर रहते हैं, मीडिया रहते हैं, एकेडमिक्स रहते हैं, सब रहते हैं। ठीक है, 2025 में जो अभी हुआ है रायसीना डायलॉग, इसमें डायलॉग की थीम क्या थी, थीम को थोड़ा सा याद रखना, काल चक्रा पीपल पीस प्लैनेट। ठीक है,
ये रायसीना डायलॉग की जो थी हमारी थीम थी। इसके बाद क्या हुआ, हमारे ग्लोबल इंटेलिजेंस वो वाला हुआ, ठीक है। अब इसका आंसर देना क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है एकदम ही डिफरेंट है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा। क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे तो, सॉरी क्वेश्चन नंबर, कोई नहीं, इतना तो आप देख लिया करो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एकदम ही डिफरेंट है, जो मैंने डिस्कस करा उससे एकदम ही डिफरेंट है। ये इसलिए देता हूँ मैं ताकि आप इसके हैबिचुअल हो जाओ कि जो आप पढ़ के जाओ वो ना आए वहाँ पे, ठीक है। कुछ और आ जाए तो आप कैसे आंसर करोगे, ठीक है। तो इसका ट्राई करो इसको आंसर करने की, क्योंकि ये मैंने डिस्कस ही नहीं करा। लेकिन ये जो 5 आइज थे ये भी इस ग्लोबल इंटेलिजेंस की जो कॉन्फ्रेंस हुई है नई दिल्ली के अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट थे, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, रमाकांत रात। देखो ये जो रमाकांत रात जी हैं उड़िया पोएट हैं और हमारे फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी हैं जिनकी अभी मृत्यु हो गई। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनकी उस पर श्रद्धांजलि दी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। इन्होंने इन चीज़ों पे बुक लिखी है, पोइट्री कलेक्शन है उनका, केता दिनारा, अनेका कोठारी, संदिग्धा मुरुगया, सप्तमा ऋतु, सचित्रा अंध्रा, श्री राधा, श्रेष्ठा कविता। देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाना इससे और देख लेना कि मोरलेस अगर आ जाता है कहीं तो आप गैस कर पाओ, बस इतना, रटने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। उसके बाद इनको कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड से, सरला अवार्ड से, विशुवा सम्मान से और साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सारे। कभी कभार जो है मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेता है कि किसको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना। और पिछली बार भी जितने हमारे जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ थी जिनकी डेथ हुई थी उनके बारे में हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देख ली हैं कि कौन किस पर्सनैलिटी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप नोट्स बना रहे होंगे इन चीज़ों के MCQs के लिए, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसका आंसर करो मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा 14 तारीख का MCQs, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे ने बोला था कि सर डिस्कस कर लो, तो एक बार से रिवाइज सा हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है, तो चलो रिवाइज करते हैं। देखो ये क्वेश्चन था, इज अ स्टेट इन इंडिया परमिट टू यूज सिंबल डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिशियल रुपी सिंबल। तो देखो ये क्वेश्चन क्यों आया? ये क्वेश्चन था क्योंकि हमारा जो तमिलनाडु है उसने रो करके ऐसा कोई साइन था जो अपने बजट स्पीच के अंदर लेके आया था रुपी की जगह, ठीक है। तो अब वो लेके आया तो डेफिनेटली परमिट तो होता होगा तभी वो लेके आया, नहीं तो नहीं होता। तो ये वाला तो डायरेक्टली गलत हो गया। अब इन 3 चीज़ों में से एक देखते हैं। येस, एनी स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू अडॉप्ट इट्स ओन करेंसी सिंबल। देखो अगर करेंसी सिंबल हर एक स्टेट अडॉप्ट कर लेगा तो दुनिया के, हमारे भारत के अंदर ही जो है हमारे नोट के ऊपर जो आरा का साइन है उसी को चेंज करके वो अपने उसमें कर लेंगे। लेकिन ऐसा तमिलनाडु ने करा नहीं, वो बजट स्पीच के अंदर अपने उसके अंदर एक प्रमोशनल टाइप का लोगो दे रखा था उसने, ऐसा कुछ नोट के ऊपर चेंज नहीं करा था। ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऐसे करके एलिमिनेट करना होता है। येस, अ स्टेट मे यूज अ रीजनल लैंग्वेज सिंबल एज अ करेंसी रिप्रेजेंटेशन। देखो ये करेंसी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये एक तरह से लोगो टाइप का था प्रमोशनल। करेंसी रिप्रेजेंटेशन तो हमारा रा है जिसको नेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है। अब इसी रा को रिप्लेस नहीं करा था उसने, उसको जस्ट अल्टरनेटिव लेके आया था एक तरह से, तो ये भी हमारा गलत है। बट येस, बट ओनली फॉर प्रमोशनल पर्पसेस नॉट फॉर फॉर्मल ट्रांजैक्शन। ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। किसी प्रमोशनल पर्पसेस के लिए उसने जो है वो रा रू ऐसे करके कुछ साइन था वो लेके आया था। फॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए ये वैलिड नहीं है क्योंकि उसके लिए तो RBI वैलिड है, हमने देखा था, ठीक है। RBI वो करता है, इसको मान्यता देता है ना, ये हमने देखा था अपने 14 तारीख के डिस्पैच डिस्कशन में। एक बार उसको रिवाइज भी कर लेना अगर हो सके तो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? D हो गया। नेक्स्ट है हमारा मुगल आर्किटेक्ट, ठीक है। मुगल आर्किटेक्ट के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी सही है कौन सी गलत है वो बतानी है। पहला है कि ये जो है रेड सैंडस्टोन का यूज़ करते हैं प्राइमरी मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। रेड फोर्ट, ठीक है, याद है रेड फोर्ट में है ना। देखो कोई रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट इमेजिन करो, क्योंकि लाल किला हो गया, ये सारी चीज़ें तो देख रखी होंगी ना एक बार, अगर नहीं भी देख रखी तो नेट पे सर्च मार के देख लो,
ठीक है, लाल किला रेड स्टोन से बना हुआ है तो ये तो यूज़ करते थे, सही है, ठीक है, ये गलत हो गया। एक्सटेंसिव कैलीग्राफी का यूज़ करते थे, फ्लोवर मोटिव्स का, तो लाल किले के अंदर ही यही सारी चीज़ दिख जाएगी आपको। उनकी जो वो होती थी, विंडोज़ होती थी, ठीक है, विंडोज़ के अंदर देखा है ना, वो कैलीग्राफी ऐसे ऐसे करके वो जो होता था उसका यूज़ होता था। फिर यहाँ पे जो फूल पत्ती बनी होती थी ऐसे करके, तो ये क्या है, वही तो चीज़ यहाँ पे बोल रखी है कि एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कैलीग्राफी, सारा एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये, ठीक है, और मैंने भी डिस्कस करा था। उसके बाद डेवलप्ड अ चारबाग गार्डन, हाँ ये हमने डिस्कस करा था, हुमायूं टॉम वाला, हुमायूं टॉम में 4 बाग था उसका, तो ये भी हमारा ठीक है। एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ डोम विदाउट मिनरेट्स, देखो ये क्या चीज़ है, देखो ये बोल रहे हैं कि ये जो डोम है, ऐसे वाला डोम होता है ना, इसका यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो मिनरेट्स होते हैं, मिनरेट्स मतलब ऐसे ऐसे करके नहीं बनी होती, जैसे मस्जिद टाइप में होती है, वैसे का यूज़ नहीं करते। लेकिन ये जो मुगल आर्किटेक्ट है वो तो दोनों चीज़ का यूज़ करते हैं, मिनरेट्स भी होती है, डोम भी होती है। तो चौथा हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, हमारा सी स्टेटमेंट सही है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि आर्ट एंड ये कल्चर वाला अगर आ जाता है तो कैसे उसको डील करना है, ईजी था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं हमारा स्पेस डेक्स, देखो हमारा इसरो ने करा था ना अभी, ये हमने देखा था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, दिस इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ इसरो एंड स्पेस एक्स। देखो स्पेस डेक्स लिखा है तो हमें ऐसा सोच के लगता है कि ये जो स्पेस एक्स का जो है ये प्रोग्राम है, लेकिन ये हमारे सिर्फ इसरो ने करा है, स्पेस एक्स इसमें नहीं है। ये मैंने ना तो पढ़ा है ना तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है, तो अपने आप से गलत स्टेटमेंट में टिक मत करना, सिर्फ इसरो का है ये। इसमें क्या करा था, डॉकिंग प्रोग्राम है, डॉकिंग अनडॉकिंग देखा था ना हमने कि स्पेस में 2 चीज़ों को डॉक कर दिया था फिर अनडॉक कर दिया था, तो ये चेजर और टारगेट था। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, इसरो स्पेस एक्स नहीं है इसमें, ठीक है, मैंने जानबूझ के दिया था, मुझे पता था तुम करोगे ऐसी, ठीक है, तो ये स्पेस एक्स नहीं है, सिर्फ हमारा बी आंसर सही है। INA हमने देखा था, INA में पहले थे हमारे कौन से, मोहन जी, दूसरे थे हमारे ये वाले सुभाष चंद्र बोस जी। तो सेकंड के बारे में पूछा है, सेकंड किसने लीड किया था, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने लीड किया था। बी स्टेटमेंट है एकदम सही, ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी लास्ट वाली हो गई। तो अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये है, ये आप एज अ एसे राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो इसको, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें आर्टिकल 17 के तहत जो है अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने का बोलता है, लेकिन अभी भी देखो हमारी सोसाइटी के अंदर वो प्रैक्टिस होती है, तो हमारे लीगली जो है लॉस तो बन जाते हैं, लेकिन सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेशन टफ हो जाता है। यही चीज़ हमारे वेस्ट बंगाल में भी दिख रखी है, इस चीज़ को आप अपने ऐसे राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो आज की डिस्कशन में मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।